एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं क्लास 11th के एमपी बोर्ड के साइंस के सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का आपका पेपर है। उसके लिए मैं 2-2 नंबर के प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। ये सारे प्रश्न जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, जो कि मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए, एक जिस भी विद्यार्थी ने ये सारे प्रश्न तैयार कर लिए, देखिए वैसे जो PDF है इसमें 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको यदि ये PDF चाहिए तो ये कैसे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने कर लिए बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में करेगा। और आपको एमपी बोर्ड की समस्त विषयों की जो है परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, हमसे जुड़ जाएँ ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके, है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, है ना। वहाँ पर हम लोग PDFs भी प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके, 2 अंकीय इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इस वीडियो में हम 2 अंकीय सभी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल से बने रहिएगा वीडियो में। आपके सबसे ज़्यादा नंबर के जो है 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल से कंप्लीट होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सिलेक्टिव उसे सोच करके चलना है और पढ़ना है। देखिए, किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु में स्थित दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही उसका अपेक्षिक वेग जो है कहलाता है। तो आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढने की कोशिश करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप जो हैं वो किताबों के लिखे तो नहीं आते हैं, है ना, बीच में से थ्योरी में से आते हैं। तो आपको थ्योरी जो है उसकी ध्यान से पढ़नी है और उसे अच्छी तरीके से जो है रीड करना है और ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, है ना। और जो भी विद्यार्थी, देखिए 70 में से आपको सबसे अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। आपको बहुत अच्छे अंक चाहिए ना, वही विद्यार्थी ये वीडियो देखें भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन है और पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। देखिए, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न अन्य किसी दिशा में फेंका जाता है ना, तो वह पिंड गुरुत्व त्वरण यानी ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या होती है, ऊंचे ऊपर फेंका जाता है कि अधीन ऊर्ध्वाधर तल में, है ना, तल में एक वक्राकार जो है गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। देखिए, जैसे देखिए मैं आपको प्रक्षेप गति समझाऊं। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने एक बॉल को फेंका, है ना, बॉल को ऊपर की ओर फेंका, है ना, ऐसी बॉल ऊपर गई और वो बॉल देखिए वृत्ताकार गति करते हुए वहाँ से घूमते 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 वृत्ताकार गति करती हुई दूसरे स्थान पर कहीं पर गिर गई, यहाँ पर गिर गई, मेरी साइड में ही गिर गई, थोड़ी दूर गिर गई, लेकिन दूसरे स्थान पर गिरी ना, है ना, लौट कर अन्य स्थान पर लौट कर आ गिरता है। इस गति में जो होती है वो प्रक्षेप गति कहलाती है ना। तो यही आपको याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बल का SI मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का SI मात्रक कई बार आया है और विमीय सूत्र, है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अगर 1 नंबर के एक शब्द वाक्य में उत्तर बना तो भी कंप्लीट रहेगा। SI मात्रक बल का न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, है ना। और विमीय सूत्र ये ML2T -2, यही आप करेगा MLT-2, यही आपको याद रखना है ना। देखिए, इसके बाद सेकंड आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घर्षण, है ना। इसके लाभ हानि 3 नंबर के क्वेश्चन बनती है, तो वो नीचे है, कंप्लीट कर लेंगे अपन। देखिए, इसके बाद है आपका घर्षण। घर्षण क्या होता है, देखिए 2 संपर्क पृष्ठों में लगने वाला जो बल होता है ना। देखिए, जैसे हम पृथ्वी पर अपने पैर रखते हैं, से है ना, चप्पल पहन के या जूती पहन के चलते हैं पृथ्वी पर, तो हमारे जूते के तल के नीचे और पृथ्वी के तल के बीच में जो बल कार्य करता है ना, वो एक स्पर्शीय बल कहलाता है और वही जो है घर्षण बल कहलाता है ना। और अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, और घर्षण नहीं होता तो हम भोजन भी नहीं चबा पाते, और घर्षण नहीं होता तो ये जो गाड़ियां ट्रक जो सड़कों पर दौड़ रही हैं तो वो भी नहीं चल पाते। ये घर्षण की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। तो घर्षण के लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे केवल घर्षण आपको समझा दिया गया कि घर्षण होता क्या है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके 5 नंबर के प्रश्न की ओर। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, तो हमें थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। इस पे 30 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है ना, उन्हें अच्छा वीडियो लगा है, समझ में आया है, तो देखिए समझ आए तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जड़त्व वाले क्वेश्चन का आंसर है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरामावस्था या गतिशील अवस्था में। जड़त्व का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था, है ना, रुकी हुई अवस्था जड़त्व, है ना। तो रुका हुआ जड़त्व, है ना। तो
अवस्था में परिवर्तन का जो है विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है ना। तो यही आपका उत्तर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद है आपका संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण में यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल जो है आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। देखिए इसमें संवेग का क्या है, संरक्षण किया जा रहा है, इसका नाम ही है संवेग संरक्षण का नियम। किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए लेकिन उस पर आरोपित नहीं हो रहा है होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग जो है क्या है, संरक्षित रहता है। यही आपको यहाँ पे याद रखना है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, घर्षण से होने वाले हानि लाभ बताइए। देखिए ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि घर्षण किसे कहते हैं, इससे होने वाले हानि तथा लाभ बताइए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा लाभ तथा हानि, दो आपको याद करके रखना है कि घर्षण के 2 लाभ लिखिए, घर्षण की 2 हानियां लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, इसलिए पता होना चाहिए। देखिए घर्षण के कारण भोजन चबाया जाना, घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाना, और मशीनों की दक्षता जो है घर्षण के कारण कम हो जाती। कैसे, देखिए हम जो है मशीन चलती है, देखिए कोई भी मशीन होगी चलती है, वहाँ पे घिसाव अगर आता है तो वहाँ पे घर्षण होता है ना, वहाँ से कलपुर्जे जो है टूट जाते हैं, घिस जाते हैं, मशीनों के कलपुर्जे का घिस जाना, ये जो इसकी हानियाँ होती हैं। और लाभ यहाँ पे आगे आपको बताए दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों, है ना। इसमें क्या होता है ना, देखिए समयांतराल है ना, जिसे डेल्टी से प्रदर्शित करते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी के पास जब गेंद आ रही होती है ना, वो क्या करता है, अपने हाथों को मतलब गेंद तक आने में और अधिक समय देता है, उसको हाथ गेंद को हाथ पर पड़ते ही पीछे की ओर करता है, क्योंकि उससे समय मिलेगा, समयांतराल अधिक हो जाएगा। अतः बल यहाँ पे होना चाहिए, बल एफ का जो परिमाण जो है कम हो जाएगा, इससे उसके हाथों में चोट लगने का जो है भय नहीं रहेगा, है ना। देखिए ये आपको जरूर लिखना है कि समयांतराल जो है अधिक हो जाएगा और बल का परिमाण जो है कम जाएगा, क्योंकि यही साइंस लैंग्वेज है। अगर सीधे आपने लिख दिया गया कि उसको चोट लगने का भय नहीं रहेगा इसलिए पीछे करता है, तो ये यहाँ पे आप बता रहे हैं सामान्य तौर पर, लेकिन आपको साइंस की लैंग्वेज में पूरा लिखना है कि समयांतराल अधिक करने के लिए एवं जिससे एफ यानी कि बल का जो है परिमाण कम हो जाएगा और हाथों में चोट लगने का भय कम रहेगा, साथ में तर्क देते हुए लिखेंगे। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। देखिए किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर वह बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, उस बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की जो है बराबर होता है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई गतिमान वस्तु है, कोई बस मान लो भाई, ये बस जो है दौड़ती चली जा रही है ना, इसी गतिमान वस्तु पर है ना बल लगाने पर, यहाँ से एक भैया आए है उसको धक्का दे रहे हैं, है ना, इस पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि जितना हमारे द्वारा यहाँ पे बल लगाया जा रहा है ना, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है इसकी, ये जो बस दौड़ रही है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। इनका भी कार्य उतना बराबर होगा, इसका भी होगा, है ना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको याद रखना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, देखिए दोनों को साथ में देखते हैं, साथ में समझते हैं, अच्छी तरीके से आएगा। देखिए प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं जिसमें निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें क्या है, निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित है, वो प्रत्यास्थ संघट्ट है ना। उदाहरण क्या रहेगा इसका, स्टील अथवा कांच की 2 गोलियों की टक्कर, है ना। देखिए तो उदाहरण याद रखिएगा, ऑप्शन में आ गया ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ गया ना कि प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण लिखिए, तो स्टील तथा कांच की 2 गोलियों की टक्कर, है ना, किन्हीं 2 की टक्कर, है ना, स्टील हो गया, है ना, कांच की गोली होगी। और अब प्रत्यास्थ क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखिए आपने यहाँ पढ़ा हो कि निकाय एवं संवेग व गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है ना, निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निकाय का संवेग तो संरक्षित है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। देखिए यहाँ पे निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पे संवेग तो संरक्षित है लेकिन गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं होती है। यही आपका यहाँ पे अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। और दैनिक जीवन में कीचड़ को छिटक कर दीवार पर चिपकना तथा गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण जरूर से याद रखें भाई, क्योंकि उदाहरण आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस में बन रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, है ना। देखिए उत्तर देख सकते हैं, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसकी बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न कर देता है। ये उत्तर में याद रखिएगा। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है आपका, मूल राशियाँ किसे कहती हैं, तो वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं ना, मूल राशियाँ कहलाती हैं, यानी कि जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, भाई किधर भी जाओ मूल राशियाँ ना, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वो मूल राशियाँ कहलाती हैं, याद रखिएगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वे राशियाँ जो एक दूसरे
दूसरे से खाली स्थान होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पर स्वतंत्र खाली स्थान भरेंगे। हर प्रकार से क्वेश्चन को देखना है। देखिए शक्ति की परिभाषा मात्रा का विमीय सूत्र लिखिए। तो हम बल का विमीय सूत्र तो देख ही चुके हैं। बल का क्या था विमीय सूत्र? mLT-2, यही था ना बल का, यही याद रखिएगा। इसके बाद है आपका शक्ति का। तो किसी कार्यकर्ता के द्वारा, है ना, किसी भी इंसान के द्वारा कोई कार्य कर रहा है तो कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं ना। तो कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहा जाता है ना। यह कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितने समय कार्य करता है, जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहा जाता है ना। एक इकाई समय में जो अगर कोई कार्य करता है ना, जितना भी कार्य कर पा रहा है उसे उसकी शक्ति कहा जाएगा, है ना। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है ना? mL2T-3 होता है ना। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे वाट, ये रहेगा आपका शक्ति का मात्रक वाट याद रखेंगे। और ये विमीय सूत्र दिया ही गया है ना। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक उसका रूपांतरण किया जा सकता है। देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव में बना है कि ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, ना कि उसे नष्ट किया जाता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, है ना, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना। और इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है ना। तो ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा उपस्थित है उसका जो योग है नियत रहता है, क्योंकि उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। जब केवल और केवल उसको यहाँ पर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बस इतना ही किया जा सकता है ना। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। देख सकते हैं ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। देखिए कोई दो पिंड है, यहाँ पे ये दो पिंड हैं, ये दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं ना। तो इनमें क्या आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण हो गया। और जब इनके ये दोनों आकर्षण तो हो ही रहे, आकर्षित तो हो ही रहे, उनके बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के, मतलब इनका जो है m द्रव्यमान, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, द्रव्यमानों के इनका जैसे इसका 10 हो गया, इसका 20 हो गया, इनके द्रव्यमानों को गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है, वह उनके अनुक्रमानुपाती होता है, वह उनके बीच की दूरी के, है ना, बीच की दूरी के वर्ग के, है ना, इनके जो बीच की दूरी है ना उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इनका जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है। तो ये याद रखिएगा, आपका ये यहाँ पे रहेगा। इसके बाद है आपका द्रव्यमान तथा भार में। देखिए भाई कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो दो अंतर यहाँ पे बताए गए हैं, 2 अंतर, है ना, देख लीजिएगा। यहाँ पे किसी भी 3 अंतर बताए गए हैं, आपको 3 ही याद कर लेना है, क्योंकि आपको कोई भी देखिए कोई भी अंतर हो आपको एक एक्स्ट्रा ही लिखना है, एक्स्ट्रा ही लिखना है, हमेशा एक एक्स्ट्रा करके चलना है, ताकि अंक कटने के कोई चांस ही ना रहे। देखिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है ना, जबकि भार जो है स्थान बदलने पर बदल जाता है ना। इस द्रव्यमान जो है देखिए कहीं भी ले जाओ भाई सदैव जो है नियत रहेगा, जबकि भार जो है, जैसे हमारा भार यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ है, चंद्रमा पे कुछ हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान जो है सदैव नियत रहता है ना। वह यह जड़त्व पर निर्भर करता है। द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व पर निर्भर करता है, जबकि जो भार होता है ना वो स्मॉल जी पर, है ना, जी पर जो है निर्भर करता है। इसका SI मात्रक, है ना, द्रव्यमान का SI मात्रक जो है किलोग्राम होता है, और जबकि इसका SI मात्रक जो है न्यूटन होता है भार का, है ना। तो भार यानी कि बल, है ना, ये इसका रहता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद पास्कल का नियम लिखिए। देखिए पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि कोई द्रव संतुलन में है तो वह द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यही आपको उत्तर में लिखना है, ये पास्कल कहते हैं, है ना। इसके बाद हुक का नियम लिखिए। तो भाई हुक कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ये इनके द्वारा कही गई बातें हैं, ये आपको बिल्कुल एजिटेज यही याद करनी होंगी। इसमें बस समझ सकते हैं आप, ना कि इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके द्वारा कहा गया है ना। तो ये पास्कल का नियम होगा। ये इनके द्वारा कहे गए शब्द हैं, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसे समझ के आप अच्छी तरीके से इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ये यहाँ पे हुक कहते हैं। देखिए तापीय प्रसार क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापीय प्रसार तो प्रायः प्रत्येक गर्म पदार्थ गर्म करने पर, प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की साम्य दूरी जो है बढ़ जाती है। देखिए इसे तापीय प्रसार कहते हैं। देखिए तापीय प्रसार, प्रसार का मतलब क्या होता है, प्रसार का मतलब होता है कोई, देखिए जैसे ये कोई चीज़ है इतनी पास है, जब इसका प्रसार फैलना कहलाता है, सीधी बात है। प्रसार का मतलब होता है फैलना, है ना, पसरना,
है ना, फैलना, आप समझ पा रहे हैं ना। और तापीय, जब उसे ताप दे करके, अगर कोई वस्तु है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऐसे यहाँ पे है ना, इतना इतना है, और जब हम इस पे ताप देंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। इस पे हमने आग, यहाँ से आग जला दी, यहाँ से आग जला दी, तो इसका क्या हो गया, इसका प्रसार हो जाएगा। तो ये ऐसे फैल जाएंगे, इनके अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पे तापीय प्रसार हो जाता है ना। मतलब अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाना, यही तापीय जो है प्रसार है, यानी कि साम्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसी पदार्थ प्रसार कहते हैं ना, ये तापीय प्रसार है। इसके बाद है 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। देखिए 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन एक ना एक बनता है तो भाई कर लेना। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। आंसर याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए जो भी विद्यार्थी हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यार, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं तो हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और हम इनके लिए अगर वीडियो ना डालें तो क्या रहेगा, है ना। तो एक लगता है यार कि आप लोग हमारे साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं तो हमें वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों की हेल्प जितनी भी आपको बन सके हमें करनी चाहिए, है ना। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए ऊष्मा एवं ताप में अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर, है ना। 3 नंबर में भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो देखिए 3 ही अंतर यहाँ पर बताए हैं। ये ऊष्मा के सबसे पहले 3 बताए हैं और नीचे ताप के 3 पॉइंट हैं। देखिए ऊष्मा में लिखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं की गति से प्राप्त होती है, जबकि ऊष्मा का व्यवहारिक, है ना, ये जबकि यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे, है ना। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रा कैलोरी है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके ताप, द्रव्यमान तथा प्रकृति पर निर्भर करती है ना। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके ताप, द्रव्यमान तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। तो देखिए ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना कि ऊष्मा किस पर निर्भर करती है ना। ऊष्मा निम्न में से निर्भर करती है, तो किस पे, द्रव्यमान पर, प्रकृति पर और ऊष्मा के ताप पर, है ना। तो ये बिल्कुल पॉइंट पकड़ के चलना है कि हर प्रकार से क्वेश्चन को देखना है। देखो ऊष्मा क्या है, ताप पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। चौथा ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी, तो आपको वही टिक करना पड़ेगा। देखिए तो प्रकार से क्वेश्चन को देखिए, ताप में क्या रहेगा, ताप वह भौतिक राशि है जो 2 वस्तुओं को संपर्क में रखने पर और ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताती है। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है। किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा पर निर्भर करता है। ताप क्या है, उसमें ऊष्मा पर निर्भर करता है, जबकि जो ऊष्मा होती है ना वो ताप पर भी निर्भर करती है, ऊष्मा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ऊष्मा प्रकृति पर भी निर्भर करती है। लेकिन ताप जो होता है ना उसमें ऊष्मा पर निर्भर करता है ना। यही आपको लिखना है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आपका 23 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न है, ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है जब ऐसे निकाय जो बाहरी कार्य करने में सक्षम हो ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा ऊष्मा उसमें उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। ये यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है ना। तो इसको फिर से रीड करते हैं एक बार और समझते हैं। जब ऐसे निकाय, है ना, ऐसे निकाय जो बाहरी कार्य करने में सक्षम हो, है ना, बाहर का कार्य कर सकता है ना, उसको ऊष्मा दी जाए तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, है ना, जो निकाय उसको, देखिए उसको अगर हम ऊष्मा दें तो वो ऊष्मा तो लेगा ही, अगर हम देंगे भाई तो वो तो लेगा ही, तो ऊष्मा जो उसमें जाएगी, अवशोषित होगी ऊष्मा, उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के, है ना, वो उससे ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी तो बाह्य कार्य करेगा और उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं भाई उसे, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी ही ना, बढ़ेगी, है ना, उसकी बराबर होती है ना, बाह्य कार्य जो करेगा और उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसके योग के बराबर होती है। तो यही यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। और यहाँ पे यदि निकाय को डेल क्यू ऊष्मा दी जाए, है ना, क्यू जो कि ऊष्मा को दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो उसके द्वारा किया गया डेल डब्ल्यू जो कार्य है, डब्ल्यू यानी कि वर्क कार्य, है ना, किया जाता है और उसकी आंतरिक ऊर्जा में डेल यू वृद्धि होती है ना, ये वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका ये फॉर्मूला भी लिख देना है यहाँ पे, इस प्रकार से समझाते हुए, है ना, ये रहेगा आपका योग के बराबर होती है, यही रहेगा। इसके बाद आपके 3-3 नंबर के प्रश्न नीचे दिए गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, पूरा पीडीएफ 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। देखिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है, फर्स्ट लिंक आप देख पाएंगे नीचे, है ना। तो आप जैसे ही चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको चैनल के मेंबर होने के नाते यहाँ पे पोस्ट ओनली मेंबर, है ना, के माध्यम से हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो हम आपको, हमारा ये धर्म बन जाता है कि हम आपको सबसे पहले दें। तो आपको
ज्वाइन कर लेना है चैनल को, ताकि आपको अगले सारे क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट करवा सकें। देख सकते हैं ये जिसको भी चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।